हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में फिर से। और हम लोगों की ज्योग्राफी की क्लास जारी है यूपी पीसीएस को ध्यान में रखकर, और फिर उसके बाद यूपीएससी के लिए भी दोनों में काम करेगी ये बातें। ठीक, तो हमने ज्योग्राफी के लास्ट लेक्चर में रिवर पैटर्न को समझने की कोशिश करी थी, पैटर्न को। ठीक, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन रिवर्स की जो थ्योरीज हैं उसके ओरिजिन के संबंध में, कि कैसे उत्पत्ति हुई थी इसके बारे में। बाकी ड्रेनेज सिस्टम तो एक कॉमन सा टॉपिक है कि नदी कहाँ से निकली, कितनी लंबी है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और कितनी उसकी लंबाई है और कहाँ वो गिरती है डेल्टा बना के। इस प्रकार की चीज़ें तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन ये जो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ रिवर्स के बारे में, ये थोड़ा सा मतलब पढ़ना इसमें थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक इमेजिन की गई होगी बात। एक रिवर है जिसका नाम है इंडो ब्रह्म रिवर, है ना, जिसको शिवालिक रिवर का भी नाम दिया कुछ विद्वानों ने। तो उन्होंने क्या बिलीव किया कि हिमालय बनने से भी पहले एक ऐसी नदी रही होगी जो यहाँ से लेकर इस तरीके से हिमालय, जितना लंबाई हिमालय की है यहाँ पर, उससे पार करते हुए पाकिस्तान से होते हुए एक गल्फ में गिर जा रही थी। तो अगर हम इसकी पूरी लंबाई नाप लें तो लगभग 6000 के आसपास बैठेगी वो किलोमीटर्स में। तो इसी संबंध में जो थ्योरीज दी गई थी कि नदियों का जो ओरिजिन था हिमालय वाला वो किस प्रकार से हुआ, उसमें कुछ विद्वानों की राय और किस तरीके से उसको रिजेक्ट किया गया, इस बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं आज। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इंडियन रिवर्स, थ्योरी ऑफ इट्स ओरिजिन। ओके, आइए, इंडियन रिवर्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, मैनी ऑफ द हिमालयन रिवर्स एग्जिस्टेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माना जाता है ऐसा कि हिमालय बनने से भी काफ़ी पहले नदियाँ बहती थीं, और वो नदियाँ जब कहीं पहुँचती होंगी, जाहिर सी बात है कि नदी का जो लास्ट गंतव्य है वो समुद्र होता है। ठीक है, और वहाँ पर डेल्टा बना के वो गिर जाती हैं। ठीक है ना, जाहिर सी बात है। तो इस बात की पुष्टि कैसे होती है? द गॉर्जेस ऑफ सतलज, इंडस, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र इंडिकेट्स दैट दीज रिवर्स आर ओल्डर देन हिमालयास। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो नदियाँ जिनके नाम अभी मैंने आपके सामने पढ़े, ये हिमालय बनने से काफ़ी पहले बन गए थे। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो मैनी ऑफ दीज रिवर्स, दीज स्ट्रीम्स आर एंटीसीडेंट रिवर एंड कॉल्ड एज एंटीसीडेंट ड्रेनेज। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वगामी नदियाँ, हिमालय बनने से भी पहले की नदियाँ की बात हो रही है। तो जिस प्रकार से इस नदियों का इवोल्यूशन हुआ है, इसको समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो था आज के टॉपिक का हमारा छोटा सा बैकग्राउंड। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन रिवर्स, अर्थात हिमालयी नदियों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि उसका विकास कैसे हुआ है। इंडो ब्रह्म शिवालिक रिवर थ्योरी, तो एक थ्योरी है जिसका नाम है इंडो ब्रह्म और शिवालिक रिवर थ्योरी। दोनों एक ही रिवर की बात हो रही है। एक विद्वान ने इसको इंडो ब्रह्म कहा है और एक विद्वान ने इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया है, शिवालिक रिवर, क्योंकि शिवालिक डिपॉजिट्स से ही होते हुए आ रही है, ये ऐसा मानते हैं। इट वॉज एज्यूम दैट देयर वॉज अ माइटी रिवर, माना जाता है कि एक बहुत विशाल नदी रही होगी, माइटी रिवर रही होगी, विच फॉलोड फ्रॉम आसाम टू पंजाब, जो अभी मैंने आपको नक्शे में बताया। दिस हाइपोथेटिकल रिवर वॉज नेम्ड एज इंडो ब्रह्म बाय E.H. पेस्को। तो E.H. पेस्को कौन है? E.H. पेस्को एक जियोलॉजिस्ट रहे होंगे, ठीक है, जियोलॉजी के विद्वान रहे होंगे। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सामने रखा जिसका नाम है इंडो ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्को, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र वॉज स्ट्रीम ऑफ दिस इंडो ब्रह्म रिवर। इनका ऐसा मानना है कि इंडस और ब्रह्मपुत्र की जो धाराएं हैं वो इसी नदियों की है। इट वॉज नॉर्थ ऑफ द करंट गैंगेटिक प्लेन, जो इस समय वर्तमान में हमको गंगा का जो मैदानी क्षेत्र दिखता है उसके उत्तर में, आज भी वैसा ही है। एंड वॉज शिफ्टेड साउथ विद द राइज ऑफ द हिमालयाज एंड बाय द डिपॉजिट ऑफ सॉइल बाय द रिवर। और साउथ की तरफ वो शिफ्ट हुआ, उसकी धारा का जो दिशा है वो, और हम देखते हैं नदियों द्वारा लाया गया जो अवसाद था उसके कारण वो जम गया होगा। लेकिन
इसी चीज़ के बारे में दूसरे महोदय हैं जिनका नाम है G.E. पिलग्रिम। याद रखेंगे आप, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि G.E. पिलग्रिम या E.H. पास्को का संबंध किस सिद्धांत से है, तो इसका जवाब क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन रिवर से है या इंडो ब्रह्म या शिवालिक रिवर थ्योरी से है, अर्थात नदियों के उत्पत्ति से इन्होंने सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, सुपर इंटेंड, अच्छा ये जो G.E. पिलग्रिम थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिंटेंडेंट थे उस समय। ठीक, काफ़ी मेहनत से ये काम किया गया होगा। द कोर्स ऑफ दिस सो कॉल्ड माइटी रिवर इज ऑक्यूपाइड बाय शिवालिक रिवर। इनका ऐसा मानना है कि ये जो माइटी रिवर है ये शिवालिक हिल्स के द्वारा क्या किया होगा, ऑक्यूपाई किया गया होगा बाद में। ठीक, इनका ऐसा मानना है। बात लेकिन दोनों ने एक ही उस धारा की करी है जो आसाम से शुरुआत होकर कहाँ बह रही है, बिल्कुल पाकिस्तान को पार करते हुए गल्फ ऑफ सिंध में गिर रही थी। ठीक, तो ये इन्होंने कुछ अपने तर्क दिए हैं। अब इन्हीं तर्क को आधार मानकर आगे आने वाले जो जियोलॉजिस्ट रहे होंगे या तो इस तर्क को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो अधिकतर हमको ये बात पता चलती है कि आने वाले जो विद्वान थे इनके बाद उन्होंने इस तर्क को सिरे से खारिज ही किया। ठीक है, उसको भी समझते हैं ऐसा किस आधार पे उन लोगों ने कहा होगा। दिस सो कॉल्ड इंडो ब्रह्म रिवर एम्प्टीड इटसेल्फ इनटू द गल्फ विच ऑक्यूपाइड बाय पार्ट्स ऑफ सिंध एंड लोअर पंजाब इन द मियोसीन पीरियड। अब देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको इस प्रकार के जियोग्राफिकल टर्म्स से रूबरू होना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ की भी अपनी एक टाइम टेबल है, कौन से युग में क्या क्या चीज़ें हुई, कौन से युग में रेप्टाइल्स आए, कौन से युग में इंसेक्ट्स आए, कौन से युग में हॉर्सेस आए और किस युग में ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। ये सारी चीज़ें हम अर्थ की जियोलॉजिकल टाइम टेबल में देखेंगे। तो उन्हीं में से एक एरा है, एक इपोक है जिसका नाम है क्या, मियोसीन पीरियड। क्या नाम है इसका, मियोसीन पीरियड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मियोसीन पीरियड का जो फेज़ है आखिर ये कितना बड़ा है और ये कितना पुराना है। व्हाट इज़ मियोसीन पीरियड? मियोसीन इपोक जो है वो चलता है आपका 23 से लेकर 5.3 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, इट वॉज अ टाइम ऑफ वार्मर ग्लोबल क्लाइमेट्स। ये उन दिनों की बातें हैं जब पूरे विश्व की जो जलवायु थी अपेक्षाकृत इससे पहले वाले युग से गर्म रही होगी। ठीक है, देन दोज ऑफ द प्रीसीडिंग ओलियोजोसीन एंड द फॉलोइंग प्लियोसीन पीरियड। यानी कि हमारे पास 3 पीरियड हैं, एक तो खुद मायोसीन पीरियड और इससे पहले वाला ओलिगोसीन पीरियड और तीसरा प्लियोसीन पीरियड। तो हम इन तीनों टाइम पीरियड का जो एरा है ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, यूपीएससी में आ जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग एरा इनटू सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर और इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो ये रहा आपका ओलियोजोसीन पीरियड, ये है इससे पहले का युग जो चलता है 33.7 मिलियन से 23.8 मिलियन वर्ष पूर्व। MYA का मतलब मिलियन ईयर्स अगो का है। इसके बाद शुरू होता है मायोसीन पीरियड, जिस समय की बात यहाँ पर लिखी गई है वो तुरंत शुरू हो जाएगा इसके बाद, और कहाँ तक चलेगा, काफ़ी लंबा पीरियड। देखिए 18 मिलियन वर्षों तक ये युग रहा होगा और उस दौरान कई सारे चेंजेस देखने को मिले होंगे। तो जब आप जियोलॉजिकल साइकिल पढ़ेंगे अर्थ की तो इससे भी आपका सामना होगा और पता चलेगा आपको कि इन दिनों अर्थ के सरफेस पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी। ठीक, अगला है आपका प्लियोसीन इपोक, ये चलता है 5.3 to 2.4 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये 3 पीरियड हो सके तो पढ़ाई के दौरान याद रखिए और ये बड़े काम के हैं, बाद में काम आएंगे आपके रिवीजन करते समय। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। दिस रिवर कैरिड द कंबाइंड फ्लो ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। क्या कहते हैं, ये जो नदी थी माइटी, ये आज की 3 कंबाइंड जो रिवर्स हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों का पानी एक साथ एक ही जगह बह रहा था। खूब बड़ी नदी रही होगी और बहुत बड़ी मात्रा में इसने अवसाद एकत्र भी किया होगा। ठीक, डिपॉजिटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ एल्यूवियम। लेटर दिस कंबाइंड स्ट्रीम डिसमेंबर्ड इनटू द फॉलोइंग सिस्टम। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, प्लीज टॉलरेट दिस। तो लेटर दिस कंबाइंड स्ट्रीम डिसमेंबर्ड इनटू द फॉलोइंग सिस्टम।
ठीक है, ये जो स्ट्रीम एक है, जो एक दिशा में बह रही है, एक ही नदी बह रही है, बाद में क्या हो गया, वो 3 अलग अलग दिशाओं में बह गई। दैट इज कॉल्ड द डिसमेम्बरिंग ऑफ द स्ट्रीम। व्हाट आर द स्ट्रीम्स? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। दूसरा, गंगा और उसकी सहायक नदियां। तीसरा, ब्रह्मपुत्र और उसकी भी सहायक नदियां। अर्थात एक धारा ऐसे बह रही होगी जो डिसमेंबर्ड हो गया, 3 पार्ट में क्या हो गई, बट गई। इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऐसा इस थ्योरी का मानना है। ठीक है, सो व्हाट वाज द कॉज ऑफ दिस डिसमेंबरिंग? अर्थात ये एक धारा 3 अलग अलग दिशाओं में कैसे बही, ये जान लेना भी जरूरी है। तो देखिए, अपहीवल इन द वेस्टर्न हिमालयस। अपहीवल मतलब हिमालय का ऊपर उठना, इसका कारण बताया गया है। एक प्रकार से समझ लीजिए कि जियोलॉजिकल चेंजेस हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की वजह से हुए होंगे। अपहीवल्स इन द वेस्टर्न हिमालयस इंक्लूडिंग पोटवार प्लेट्यू जो कश्मीर के पास है, इन द प्लिस्टोसीन एज। अब देखिए, जो प्लिस्टोसीन एज है, इसका जो टाइम पीरियड है, ये चलता है 2.4 मिलियन ईयर्स टू 11,700 ईयर्स अगो। फाइन। प्लिस्टोसीन युग जो है कब का है? ये है 2.4 मिलियंस टू 11,700 मिलियंस ईयर्स अगो की बात हो रही है। तो इस दौरान हिमालय का जो पश्चिमी भाग है वो ऊपर की तरफ उठा होगा, अपहीवल्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस। ये कहाँ पर है? पोटवार प्लेट्यू। ठीक, दूसरा क्या बता रहा है? हेडवर्ड इरोजन बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडो ब्रह्मा रिवर। इंडो ब्रह्मा रिवर की भी कई सारी सहायक नदियां रही होंगी। हमने उसमें से एक भी सहायक नदी का नाम नहीं लिखा है। हम सिर्फ किस में डील कर रहे हैं? खुद इंडो ब्रह्म रिवर और सहायक नदियां भी उसकी रही होंगी। तो इन्होंने जो हेडवर्ड इरोजन किया होगा, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसका डिसमेम्बरेंट हुआ होगा। तो यही वजह रही होगी कि क्यों ये सारी धाराएं अलग अलग दिशाओं में बह गई। अब ये जो तर्क दिए हैं इन 2 विद्वानों ने, इसे 1940 में 2 भारतीय विद्वानों ने चैलेंज किया। एक का नाम है MS कृष्णा, अगर आपको दिख रहा है तो, और एक है NKN आयंगर। और E अहमद ने, इन तीनों ने ही, इन्होंने शायद 1960 में दिया था, E अहमद ने, कि ये तर्क में कोई दम नहीं है। ये ऐसा मानते हैं कि भाई इतनी लंबी नदी इमेजिन करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जो डिपॉजिट्स जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बाद में इकट्ठा हुए होंगे शिवालिक बनने के बाद, ऐसा इनका मानना है। ठीक, तो इन लोगों ने जो बाद में जो थ्योरी डेवलप हुई इंडो ब्रह्म और शिवालिक थ्योरी के बाद, उस थ्योरी का नाम है मल्टीपल रिवर थ्योरी। क्या नाम है? मल्टीपल रिवर थ्योरी। अब देखते हैं, मैनी स्कॉलर्स एंड जियोलॉजिस्ट रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो ब्रह्म थ्योरी, रिवर थ्योरी, जिसके उन्होंने कई तर्क दिए ऑन वेरियस ग्राउंड्स। क्या तर्क दिए हैं? वन ऑफ द ग्राउंड वाज दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू इमेजिन सच लॉन्ग स्ट्रीम ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द हिमालयाज एंड द डिपॉजिट्स ब्रिंग बाय दिस लार्ज रिवर। ऐसा इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं रहनी चाहिए थी। इन विद्वानों ने ऐसा कहा। अकॉर्डिंग टू देम, these deposits brought down by the rivers flowing down the slope of mountain। इनका ये तर्क है कि जो भी अवसाद इकट्ठा हुआ वो उन नदियों के द्वारा हुआ होगा जो हिमालय के स्लोप से बहते हुए आ रहे होंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल रिवर थ्योरी द। अब देखो, यहां पर हमें एक चीज और जाननी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, कुछ खास टॉपिक में खास किस्म के टर्म्स होते हैं, और यहां पर भी आपको एक टर्म मिलेगा जिसका नाम है क्या? इयोसीन सी। इयोसीन दरअसल एक युग का नाम है, एक एरा का नाम है, एक इपोक का नाम है। तो उस इपोक में टेथिस सी जो था ना, टेथिस सी, उसके बाद ये क्रिएट हुआ था इयोसीन सी। और ये कनेक्टेड था किससे? टेथिस सी से। जो हमको जानकारी कहां से मिलती है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाले थ्योरी से। ठीक, वॉज एक्सटेंडेड अप टू सिंध, राजस्थान। ये जो इयोसीन सी है, इसका विस्तार देखिए कहां से कहां तक था? सिंध, राजस्थान। अभी बना नहीं है ना, अभी इंडिया पूरी तरीके से बना नहीं है, ये उससे पहले की बातें हैं। यानी कि उससे पहले जो सी का हिस्सा रह गया हो गया, उसको कहा होगा क्या? इयोसीन सी। कहां से कहां तक विस्तार था? फ्रॉम पंजाब टू जम्मू, ये उत्तराखंड का जो लैंसडाउन वाला इलाका है वहां से लेकर नैनीताल तक इस सी का विस्तार था। दिस इयोसीन सी, ये जो इयोसीन सागर था वो टेथिस सागर से कनेक्टेड था, ये आपको पता ही है। दिस सी वॉज ब्रोकन बाय फर्स्ट अपहीवल ऑफ द हिमालयास।
अब देखो हिमालय की 3 स्टेजेस हैं उठने की। पहली स्टेज ग्रेट हिमालय बनेगा, लेकिन ग्रेट हिमालय के बनते समय और उसके बाद लेसर हिमालय के बनने में ये जो टाइम पीरियड का जो गैप नजर आ रहा है ना, उस दौरान भी तो कई चीजें हुई होंगी। और फिर लेसर हिमालयस के बनने के काफी समय बाद शिवालिक बने। ठीक, तो उन दिनों ये इयोसीन सी रहा होगा, ये तब की बातें हैं। अब देखिए दिस सी वॉज ब्रोकन बाय द फर्स्ट अपहीवल ऑफ द हिमालयास, यानी कि जब हिमालय उठे होंगे इंडियन प्लेट के तिब्बतन प्लेट से टकराने के बाद, तो जो पानी रहा होगा वो तो गायब हो गया होगा ना, उसके बीच में से उठ रहा है कौन? हिमालय। तो उसने क्या कर दिया, इस कारण एक प्रकार का आइसोलेटेड यानी कि अलग थलग पड़ने वाला बेसिन क्रिएट कर दिया। ठीक, बाय विच, ठीक है, इन विच सेडिमेंट्स वर डिपॉजिटेड। अब एक ऐसी जलराशि बन गई, बहुत बड़ा बेसिन बन गया, जहां पर ये सारे जो हैं सेडिमेंट्स ये डिपॉजिट होने लगे होंगे। ये सब कब हुआ होगा? हिमालय में जो पहला जो स्ट्राइक हुआ होगा उसके बाद, ये तब की बातें हैं। ठीक, ये देखिए, ये जो इयोसीन एज है, ये देखिए, ये जियोलॉजिकल इपोक है, लास्टेड फ्रॉम 56 to 33.9 मिलियन ईयर्स अगो। अब इस नक्शे को अगर हम देखें तो हमको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि इंडिया अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। ये वो समय है जब ड्रिफ्टिंग जारी थी, लेकिन हम इतना यकीन से कह सकते हैं कि जो कॉन्टिनेंट की शक्ल जो हमको आज देखने को मिलती है, आज समझ लीजिए कि वो प्रक्रिया शुरू हो गई है और आसानी से पहचाना जा सकता है, इनके ना बनने से पहले ही पहचाना जा सकता है कि सब लोगों ने अपना रास्ता, सब कॉन्टिनेंट्स ने, सब लैंड मासेस ने अपना अपना रास्ता अख्तियार कर लिया था और अपने गंतव्य की तरफ बढ़ चले थे। यहाँ नॉर्थ अमेरिका आप पहचान सकते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप वाला पार्ट, ग्रीनलैंड, हाँ, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इस समय अलग हुए थे, क्योंकि एक जो वार्म ओशन करंट थी उसने अंटार्कटिका को, हम कह सकते हैं कि जो उसका लैंडमास था उसको सेपरेट करने में भूमिका निभाई थी इस समय। लेकिन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ये जो सारा सागर है ये टैथिस सी ही रहा होगा, और जैसे जैसे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे होंगे टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से, तो कुछ वाटर दो कॉन्टिनेंट के बीच में अगर रह जाए तो उनको नया नाम दे देना चाहिए। तो इयोसीन पीरियड में इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के दौरान हम देखते हैं कि जो इयोसीन सी जो बना वो कॉन्टिनेंट के बीच में रह गया होगा। तो उसी का विस्तार हम देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक था। ये था आपका जो इयोसीन सी था, ये था, देखिए, सिंध, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लैंसडाउन और नैनीताल तक इसका विस्तार था। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सारी बातें काफ़ी जियोलॉजिकल साइकिल में जाना पड़ेगा आपको इसको। अ सेकेंड अपहीवल, अ प्रोनाउंस्ड फोर डीप वॉज फॉर्म्ड, यानी कि जब हिमालय की दूसरी खेप उठी होगी जिसको हम लेसर हिमालयास कहते हैं, उसके बाद क्या होगा कि एक बहुत गहरा बेसिन क्रिएट हुआ होगा। दिस फोर डीप कंटेन अ वेरियस फ्लोड स्ट्रीम इनटू इट, और इसी गहरे बेसिन में जिसका बहुत बड़ा सागर रहा होगा, जिसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा थी, वहाँ पर ये नदियाँ पहुँचती थीं और अपना सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती थी। याद रखिएगा बात को। दीज स्ट्रीम्स ब्रॉट सेडिमेंट्स लेटर केम टू बी नोन एज शिवालिक डिपॉजिट्स। ठीक, बाद में यही अवसाद क्या कहलाया? शिवालिक का अवसाद, दैट इज शिवालिक डिपॉजिट। अब हम कह सकते हैं कि वो जो नदी एक ही दिशा में जो बह रही थी, जिसको इंडो ब्रह्म रिवर कहा गया है, वो कुछ इस तरीके से रही होगी, हिमालय को पार करते हुए जा रही होगी गल्फ ऑफ सिंध में। हम कह सकते हैं कि इस नदी के जो आउटलेट समझते हैं ना, कि एक दिशा वहाँ बह रही है, एक दिशा वहाँ बह रही है। एक दिशा चली गई कहाँ? अरेबियन सी की तरफ, और एक दिशा कहाँ आ गई? बे ऑफ बंगाल की तरफ। इनमें से एक स्ट्रीम कौन सी है? गंगा है। ठीक, तो ये थी मल्टीपल रिवर थ्योरी, जिसके कुछ अपने तर्क हैं जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कई सारे डिपॉजिट्स के आधार पर, है ना, कई सारे जो गॉर्जेस हैं उनके आधार पर। आसाम के पास जो गॉर्ज है उसके आधार पे भी हम ये तर्क दे सकते हैं कि ये वाली जो थ्योरी है मल्टीपल रिवर थ्योरी वाली, ये ज़्यादा बेहतर मालूम पड़ती है। तो जो तर्क उन्होंने दिए थे
इन विद्वानों के हिसाब से क्या थे, गलत थे। ठीक है, तो ये रहा कुछ हमारा आज का टॉपिक। इसका संबंध किस चीज़ से था कि जो हिमालय में बहने वाली जो नदियां हैं उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत किस प्रकार से थे और वो कौन लोग रहे होंगे जिन्होंने ये सारी बातें सामने रखी। तो इस लेक्चर में आपको कई सारे टर्म्स से भी गुजरना पड़ा, कुछ विद्वानों के नाम भी हैं, इन सब के नाम आपको याद रखने चाहिए। ठीक, जैसे कि पास्को और आपके पिलग्रिम। ठीक है, और इधर नाम आ जाएगा आपका, जो ये सारे नाम इंडियंस लग रहे हैं, MS कृष्णा, NKN आयंगर एंड E अहमद रेफ्यूटेड दिस थ्योरी एंड गेव देयर ओन कॉन्सेप्ट। तो कलेक्टिव जो कॉन्सेप्ट है ये निकल कर आता है मल्टीपल रिवर थ्योरी का, और इन्होंने कुछ तर्क दिए भी हैं कि ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं थी। जो डिपॉजिट्स हमको देखने को मिल रहे हैं दरअसल वो शिवालिक डिपॉजिट्स हैं, लेकिन वो उन नदियों के द्वारा क्रिएट किए गए हैं जैसा कि इस थ्योरी में समझाया गया है। ठीक, ये भी काफ़ी अच्छा नक्शा है। हम इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि दुनिया पूरी तरीके से वैसी नहीं बन पाई जैसी आज हमको दिखती है। ओके, होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा, लेकिन ये लेक्चर सिर्फ सुन के समझ में नहीं आता, इसके लिए आपको डिटेल में बुक्स भी पढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।